अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते और बाद में आतिशी मरलेना ने सालों तक कैग की 1-2 नहीं बल्कि 14 रिपोर्ट्स दबा ली। ये वही रिपोर्ट्स हैं जिनमें केजरीवाल सरकार के घोटालों का खुलासा किया गया। इन रिपोर्ट्स में शराब घोटाले से लेकर शीश महल, विज्ञापन घोटाले से लेकर क्लासरूम घोटाले तक का खुलासा हुआ, लेकिन केजरीवाल ने उन सभी रिपोर्ट्स को अपने कमरे में बंद कर रखा है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर उसे संदेह है, मतलब कि सरकार की नीयत में कोई बेईमानी है। इसी वजह से उसने रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की जब मीडिया में सीएजी की 2 रिपोर्ट्स लीक हो चुकी हैं। इनमें सीएम के बंगले पर गलत तरीके से करोड़ रुपए खर्च किए गए, उनमें बनाए गए मिनी बार, शराब नीति के सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान का दावा किया गया। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए। हाई कोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। न्यायालय ने आगे जोर देते हुए कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेज देना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू कर देनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि टाइमलाइन एकदम साफ है, आपने विधानसभा सत्र बुलाने में कदम पीछे खींच लिए। एलजी के पास रिपोर्ट भेजने और इस मुद्दे पर देरी से आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेजने में सक्रियता दिखानी चाहिए थी। जवाब में दिल्ली सरकार ने सवाल किया कि चुनाव के नजदीक विधानसभा सत्र कैसे हो सकता था। पिछली सुनवाई पर दिल्ली विधानसभा के सचिवालय ने अदालत को बताया था कि सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने के उद्देश्य से यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, स्पीकर और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने बताया था कि सभी 14 रिपोर्ट्स को स्पीकर के पास भेजा जा चुका है। असल में कैग की रिपोर्ट को सालों से बंद कर रखे जाने को लेकर बीजेपी के सांसद हाईकोर्ट गए थे। तब हाईकोर्ट के डर से दिल्ली सरकार ने एलजी को तो सारी रिपोर्ट्स भेज दी, लेकिन उसे विधानसभा में तब भी पेश नहीं किया गया। अब इस बात को लेकर हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अदालत ने किसी राज्य सरकार की नीयत पर संदेह किया हो, लेकिन कोर्ट की इस फटकार के बावजूद केजरीवाल रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने देंगे, इसको लेकर संदेह है। हालांकि कई रिपोर्ट्स लीक हो चुकी हैं जिसे अपना मुंह छिपाने के लिए संजय सिंह जैसे नेता फर्जी बता रहे हैं। केजरीवाल भले ही फिलहाल इन रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं करें, लेकिन दिल्ली की जनता को सारे घोटालों और घपलों की पूरी खबर लग चुकी है और उसका नतीजा चुनाव परिणामों में भी देखने को मिलेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने लिए एक दूसरी सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं करने के लिए केजरीवाल और आतिशी मरलेना को बदनीयत बता दिया और अब पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के अकेले चुनाव लड़ने में पेंच फंस गया। अगर ये पेंच नहीं सुलझा तो केजरीवाल को आनन फानन में किसी दूसरे उम्मीदवार का इंतजाम करना होगा। अवध ओझा के चुनाव लड़ने में आई बाधा के पीछे वजह उनका वोट है, जो अब तक ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि इसमें गलती अवध ओझा की है। उन्होंने गलत फॉर्म भरकर अपना वोट ट्रांसफर करवाने के लिए चुनाव अधिकारी के दफ्तर में दिया था। हालांकि इसमें गलती अवध ओझा की है, जिन्होंने गलत फॉर्म भरकर अपना वोट ट्रांसफर करवाने के लिए चुनाव अधिकारी के दफ्तर में दिया था और जिस तारीख को सही फॉर्म भरकर जमा किया, नाम ट्रांसफर करवाने की अवधि उसके एक दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब भला इसमें चुनाव अधिकारी की क्या गलती? अवध ओझा की उम्मीदवारी खतरे में पड़ती दिख रही है। केजरीवाल सारा आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा का वोट ट्रांसफर जानबूझकर रोका गया। उन्होंने कहा कि अवध ओझा ने दिल्ली में वोट ट्रांसफर करवाने के लिए आखिरी तारीख यानी 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर दिल्ली सीईओ ने अपना ऑर्डर बदल दिया और कहा कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 6 जनवरी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अवध ओझा को जानबूझकर रोकने के लिए ऐसा किया गया। अब अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल है। इस मामले को लेकर केजरीवाल चुनाव आयोग जाने की तैयारी में हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूरा मामला समझाते हुए बताया कि अवध ओझा का वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। दिल्ली में वोट बनवाने के लिए उन्होंने 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भरकर आवेदन दिया। उन्हें कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्हें पता चला कि वोट ट्रांसफ़र के लिए उन्हें फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना होगा।
उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 जनवरी थी। चुनाव आयोग के मैनुअल के मुताबिक नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 या 7 और फॉर्म 8 भरे जा सकते हैं। उस हिसाब से फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी थी। दिल्ली के सीईओ ने भी इसी को लेकर ऑर्डर निकाला था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये ऑर्डर पलट दिया गया और कहा गया कि फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 7 नहीं 6 जनवरी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग का मैनुअल ये भी कहता है कि वोट ट्रांसफर का आवेदन लास्ट डेट के बाद भी आता है, तो खास मामलों में उस पर गौर किया जा सकता है। उन्होंने कहा यहाँ तो एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी का सवाल है और वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल है और ऐसे में इस मामले में चुनाव आयोग से बात करेंगे। अवध ओझा का वोट ट्रांसफर करवाया जाए ताकि नामांकन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बांग्लादेश से जुड़ी भारत सरकार की सीमा पर कटीले तार लगाए जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश से हो रहे अवैध घुसपैठ और तस्करी पर रोक लगाई जा सके। लेकिन बात बांग्लादेश को इतनी बुरी लगी कि उसने भारत के उच्चायुक्त को तलब कर लिया। अब भारत ने बांग्लादेश को इसका करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के टॉप डिप्लोमेट नूरुल इस्लाम को तलब कर बॉर्डर की स्थिति पर नसीहत दी और साफ लहजे में कह दिया कि ये सब नहीं चलेगा। हाल ही में सीमा पर कई घटनाएं हुई, इसकी वजह से बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच तनातनी बढ़ी है। इसका सबसे ज़्यादा असर बंगाल में पड़ने वाला है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के राजदूत को ऐसे मौके पर तलब किया जब एक दिन पहले ही बांग्लादेश ने हमारे राजदूत प्रणय वर्मा को बॉर्डर समस्या हल करने के लिए बुलाया था। बांग्लादेश आरोप लगा रहा है कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर 5 जगहों पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। इससे क्षेत्र में अशांति पैदा हो रही है। हालांकि प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के अफसरों को साफ साफ कह दिया कि सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। इस बारे में दोनों देशों के बीच पहले से एग्रीमेंट है। बीएसएफ और बीजीबी इस बारे में लगातार संपर्क में रहते हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश के अधिकारी इसे समझ पाएं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि बीएसएफ जो कांटेदार तार लगा रहा है वो ठीक नहीं है। इससे सीमा पर तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीजीबी और बीएसएफ के डीजी इस बारे में बातचीत कर मामले को सुलझा लेंगे। बांग्लादेश की 4156 किलोमीटर की सीमा में से 3271 किलोमीटर पर भारत ने बाड़ लगा दी है। सिर्फ 885 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाना बाकी है, लेकिन बांग्लादेश इस पर आपत्ति जता रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत लंबी है। पड़ोसी बांग्लादेश में जब से राजनीतिक हालात बदलने के साथ ही दोनों देशों की सीमा पर तनातनी बढ़ती दिख रही है। जब से बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ी है, वहां से लोग भागकर भारत में शरण लेना चाहते हैं। इस बीच सेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमा पर हालात को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया, बांग्लादेश के साथ अब कब बात होगी। बांग्लादेश के साथ बातचीत को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, मैं संकट के दौरान और हाल के समय तक बांग्लादेश के सेना प्रमुख के संपर्क में था। हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां निर्वाचित सरकार हो। मतलब कि जब तक बांग्लादेश में चुनाव नहीं होते, एक चुनी हुई सरकार सत्ता में नहीं आती, तब तक भारत बांग्लादेश के साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। इससे पहले विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ बैठक के दौरान हाल के सीमा तनाव को लेकर बांग्लादेश की ओर से गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि विदेश सचिव राजदूत मोहम्मद जसीम उद्दीन ने आज विदेश मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ बांग्लादेश भारत सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल की हाल की गतिविधियों को लेकर बांग्लादेश सरकार की ओर से गहरी चिंता जताई। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी में लगता है सारे नेता अरविंद केजरीवाल के हुक्म के गुलाम ही हैं। सब के सब केजरीवाल का इशारा पाते ही एक्शन में आ जाते हैं। काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि वो केजरीवाल के हुक्म को टाल सके। अपनी पार्टी के नेताओं के साथ केजरीवाल का रवैया किसी तानाशाह से कम नहीं होता। केजरीवाल अब तक 2 बार चुनाव आयोग के चक्कर काट चुके हैं। बस इसी काम के लिए भगवंत मान को दोनों ही बार पंजाब से दिल्ली बुलाया गया। भगवंत मान का कोई काम नहीं था। हद तो तब हो गई जब केजरीवाल की वजह से आतिशी मरलेना को अपना नामांकन टालना पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आतिशी का अपने रोड शो में मनीष सिसोदिया को बुलाना बुरा लगा। अरविंद केजरीवाल अब तक चुनाव प्रचार में मनीष सिसोदिया से दूरी बनाकर चल रहे हैं और चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट तक ही सीमित रहें, क्योंकि मनीष सिसोदिया जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला की चर्चा होगी और वो ऐसा नहीं चाहते।
ऐसे में असल में आतिशी मार्लेना ने एक दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो आज यानी 13 जनवरी को अपना नामांकन करेंगी। सुबह से आतिशी इसी काम में जुटी हुई थी। सबसे पहले आतिशी मार्लेना कालकाजी मंदिर दर्शन करने गई और उसके बाद रोड शो भी किया, लेकिन अब बारी नामांकन दाखिल करने की आई तो केजरीवाल ने उन्हें अपने साथ चुनाव आयोग चलने का फरमान सुना दिया। ऐसे में आतिशी मार्लेना क्या करती भला? केजरीवाल के हुक्म को नहीं मानने का अपराध वे कर नहीं सकती थी और इसी वजह से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम टाल दिया और दौड़ी दौड़ी केजरीवाल के पास जा पहुंची। आतिशी अब मकर संक्रांति के दिन अपना नामांकन दाखिल करेंगी। दरअसल आतिशी ने सोमवार को दिन में रोड शो किया था और फिर शाम को अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए पहुंच गईं। इन्हीं कारणों से आज तय समय के अंदर वो अपना नामांकन नहीं कर पाई। इससे पहले आतिशी ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो निकाला था। इस रोड शो में आतिशी के साथ शराब घोटाला मामले के किंगपिन मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। सीएम आतिशी ने इस दौरान कहा कि दिल्ली के लोगों के दिल में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी बसते हैं। हमने पिछले 5 साल में जो काम किया, लोग हमें उसी आधार पर वोट देंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास दिल्ली वालों के लिए कराने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। रोड शो में शामिल मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के पक्ष में भारी जन समर्थन है। उन्होंने कहा कि ये जन समर्थन हमें काम के आधार पर मिला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, जो काम रोकता है उससे लड़ते भी हैं। उनके पास एक ऐसी टीम है जो किसी भी कीमत पर टूटती नहीं बल्कि हर परिस्थिति में लड़ती है। इस बीच उन्होंने अपने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास गाली देने के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन हम गाली नहीं देते बल्कि हम जनता के लिए कई काम करते हैं और आज की तारीख में हमारे पास काम गिनाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में हमने हर क्षेत्र में काम किया। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में दिल्ली की जनता के हितों को देखते हुए काम किए। उन्होंने कहा भाजपा को दिल्ली वालों ने महज एक ही काम दिया था कि आप लोग कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देख लो, लेकिन ये लोग इस काम में भी पूरी तरह से फेल रहे। इसके पहले आतिशी ने कालकाजी मंदिर में पूजा कर मां कालका का आशीर्वाद लिया। वहां उन्होंने कहा कि आज मैं अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हूं और नामांकन दाखिल करने से पहले मैं कालका माई का आशीर्वाद लेने कालका जी आई हूं। कालका जी माई का आशीर्वाद कालका जी समेत दिल्ली की जनता पर बना रहे। कालका जी के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। कालका जी, जिसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उद्धव ठाकरे ये सोचकर बैठे थे कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को तारीफ करने और उनके घर के चक्कर काट लेने भर से बीजेपी उनकी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर लेगी। और शरद पवार ये सोच रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने, सीएम फडणवीस के कामों की तारीफ करने भर से उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अमित शाह ने एक ही झटके में दोनों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आदित्य ठाकरे के बार बार देवेंद्र फडणवीस से मिलने या शिवसेना यूबीटी के इंडी गठबंधन से अलग होने से बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद ही रहेंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से कहा जाने लगा था कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को माफ कर देगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और शरद पवार की डूब चुकी नाव को बीजेपी फिर से किनारे लगा देगी। सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री का पद मिल जाएगा। शरद पवार फिर से राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। इस तरह की खबरों के बीच अमित शाह महाराष्ट्र आए और कोई नरमी बरते बगैर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों पर तीखा हमला किया। शिरडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने उनके जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया। उन्होंने विपक्ष के साथ गठबंधन करने के लिए उद्धव ठाकरे की आलोचना की। साथ ही कहा कि उनकी वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को 2024 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने निर्णायक रूप से खारिज कर दिया। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि चुनाव परिणामों ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी है और ये सुनिश्चित किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असली शिवसेना विजयी हो। इसके साथ ही अमित शाह ने शरद पवार पर भी निशाना साधा और उन पर 1978 से ही महाराष्ट्र में विश्वासघात की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि लोगों ने 2024 के चुनाव में शरद पवार की विरासत को 20 फीट नीचे दफन किया। शिरडी में अमित शाह ने कहा कि शरद पवार ने 1978 में महाराष्ट्र में जो राजनीति शुरू की थी उसे 2024 में लोगों ने नकार दिया। इसी तरह वंशवाद की राजनीति और उद्धव ठाकरे के विश्वासघात को भी नकार दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों ने 2024 के चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी, उन दोनों को घर भेज दिया और भाजपा के साथ असली शिवसेना और एनसीपी को विजयी बनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं को राज्य में पार्टी की भारी जीत का असली सूत्रधार बताते हुए अमित शाह ने कहा कि आप पंचायत से संसद तक पार्टी की जीत के सूत्रधार हैं। आपको भाजपा को अजेय बनाना है ताकि कोई फिर से उसे धोखा देने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और बड़ी संख्या में महिलाओं को और किसानों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि शरद पवार ने सीएम का पद संभाला था, कई सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व किया था और केंद्रीय कृषि मंत्री भी यहां रहे, लेकिन किसान आत्महत्याओं को नहीं रोक सके। अब ये काम बीजेपी ही करेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र से प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी और तैयारी। आम आदमी पार्टी में इससे घबराहट है। अरविंद केजरीवाल खुद भी इस सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है। अब लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई, क्योंकि इस सीट पर साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इस सीट पर चुनाव आयोग भी चौथे कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतर गई है। आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए करीब 15,000 नए वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं और इसको लेकर केजरीवाल, आतिशी मरलेना, संजय सिंह, राघव चड्ढा काफी पसीना बहा चुके हैं, चुनाव अधिकारी के दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सबूत उन्हें नहीं मिला जिससे साबित हो गया वाकई बीजेपी ने नई दिल्ली सीट में कोई गड़बड़ी की हो। असल में इस सीट को लेकर सारे आरोप तब लगाए जाने लगे जब प्रवेश वर्मा ने अपनी संस्था की तरफ से लाडली बहना योजना लॉन्च कर दी और लाभार्थियों को 11,1100 रुपए दे डाले। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा रोजगार मेला भी लगा रहे हैं। हर घर रोजगार योजना के तहत एक एक घर के सदस्य को नौकरी दिलवाने का इरादा उनका है। और ये सब देखकर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली के अलावा एक दूसरी सुरक्षित सीट तलाशने की अब जरूरत आन पड़ी है। मतलब पार्टी चाहती है कि केजरीवाल एक नहीं बल्कि 2 सीट से चुनाव लड़े, ताकि एक हारने की सूरत में केजरीवाल की इज्जत बची रहे और दूसरे में जीत हासिल हो। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस समय नई दिल्ली छोड़ते हैं तो पार्टी और अरविंद केजरीवाल ठीक इन दोनों के लिए ही नहीं होगा। बीजेपी इसको जबरदस्त तरीके से भुनाएगी और इससे आम आदमी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स के मॉरल पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आप को घेरने में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हार के डर से नई दिल्ली सीट छोड़कर भाग गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों ने एक नया प्लान बनाया। इससे अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा भी बच जाएगी और पार्टी को नुकसान से भी बचा लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अगर एक और सीट से चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कई सीएम उम्मीदवार भी 2-2 बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और खुद 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़े थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह से बीजेपी के कांग्रेस के मोर्चाबंदी की बात सामने आई, उससे अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल हो रही है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को नॉर्थ ईस्ट के किसी एक सीट से लड़ने की चर्चा हो रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ नई दिल्ली सीट से ही लड़ने पर अडिग हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के अन्य नेता लगातार उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली सीट को लेकर दिल्ली ही नहीं देश के लोगों की दिलचस्पी यहां बनी हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार नई दिल्ली सीट को लेकर सवाल उठा रही है। खुद अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट पर नए वोटर्स के नाम जुड़ने पर चुनाव आयोग से मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली सीट पर दिन में 5 बार रोती है। करावल नगर से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब तक नई दिल्ली सीट पर वोटर्स को लेकर रोना रोएंगे। केजरीवाल खुद भी और पार्टी के नेता सुबह से रोना शुरू करते हैं और रात तक रोते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जो पिछले 10 साल में नहीं किया वो अब कर रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि नई दिल्ली ही नहीं दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए एक दूसरी सीट ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाल के चुनाव में चुनाव आयोग को कहा था कि नई दिल्ली सीट पर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। केजरीवाल ने पीसी करते हुए चुनाव आयोग से पूछा था 15 दिन में 13,000 नए वोटर्स कहां से आए, आवेदन कैसे हुए। केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों पर बयान दिया, जिससे बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला था। कुल मिलाकर यह संकेत है कि अगले 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की स्थिति स्पष्ट कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो चुनाव आयोग से प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोकने तक की मांग कर डाली थी। इससे पहले केजरीवाल कांग्रेस को संदीप दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर चुकी है। मतलब कि केजरीवाल नहीं चाहते कि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित उनके खिलाफ चुनाव लड़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।